नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगर के हनुमान चौक में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। मोटरसाइकिल में सवार महिला गंभीर रूप से हुई घायल। वाराणसी क्षेत्र में अज्ञात चोरों की धमक बरकरार। एक ही रात में 5 स्थानों के चोरों ने तोड़े ताले। जांच में जुटी पुलिस। जिला अस्पताल में नहीं थम रहा सीजर करने के नाम पर पैसे लेन देन का मामला। 7 दिसंबर को एक बार फिर से सामने आया पैसे लेन देन का मामला। मरीज और जनप्रतिनिधियों ने लगाया डॉक्टर पर आरोप। जिले भर में हो रही बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। धान की फसल के साथ साथ दलहनी फसलों और हरी सब्जियों को हो रहा नुकसान। एक बार फिर बालाघाट को मिली फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी। 10 दिसंबर से शुरू होगा मुन्ना स्टेडियम में फुटबॉल का महाकुंभ। मध्य प्रदेश की 6 टीम मिलेगी प्रतियोगिता में हिस्सा। करीब एक वर्ष पूर्व खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण में बालाघाट को महिला फुटबॉल की मेजबानी मिली थी, जिसमें देश भर की चुनिंदा फुटबॉल टीम का जमावड़ा मुन्ना स्टेडियम में लगा था और दर्शकों के सर पर फुटबॉल का खुमार भी छाया हुआ था। जहां एक बार फिर मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग की मेजबानी बालाघाट को मिली है। जहां मुन्ना स्टेडियम में 45 दिनों तक बालाघाट सहित प्रदेश की 6 फुटबॉल टीमें अपने पैरों का जादू यहां दिखाएगी। जहां 10 दिसंबर से नगर के मुन्ना स्टेडियम में फुटबॉल महाकुंभ देखने को मिलेगा। आगामी 10 दिसंबर से नगर के मुन्ना स्टेडियम में के ग्रॉस फील्ड में होने वाली मैचों को लेकर जिला फुटबॉल संघ ने अपनी तैयारियों को आरंभ कर दिया है। मैदान को व्यवस्थित किया जा रहा है, लेकिन मैदान में होने वाले जल भराव की उचित निकासी नहीं होने से जिले में 2 दिनों से बारिश होने के कारण जल भराव हो चुका है। हालांकि आयोजन को लेकर विभाग के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जा रही, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 10 दिसंबर तक मैदान खेल के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। नगर के मुन्ना स्टेडियम में 10 दिसंबर से आयोजित मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग के दौरान बालाघाट सहित मध्य प्रदेश की 6 फुटबॉल की टीमें अपने पैरों का जादू यहां दिखाएगी। 45 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में बालाघाट पुलिस बॉयज एवं डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी के अलावा बुरहानपुर की ब्रह्मपुर FC, भोपाल की जागरण लेट सिटी व मदन महाराज भोपाल और बड़वानी FC टीम मैच खेलेगी। आपको बताया कि इसके पूर्व यहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण में बालाघाट को महिला फुटबॉल की मेजबानी मिली थी, जिसमें देश भर की चुनिंदा फुटबॉल टीम का जमावड़ा मुन्ना स्टेडियम में लग गया था और दर्शकों के सिर पर फुटबॉल का खुमार भी छाया था। खेलो इंडिया का प्रमुख आकर्षण शुभंकर, आशा, मशाल और थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत बालाघाट में 1 से लेकर 10 फरवरी तक महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 10 दिसंबर से चालू करीब यहाँ पे मध्य प्रदेश की 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 2 बालाघाट जिले की हैं और ये लीग करीब 40-45 दिन चलेगा यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें इससे ही इंडिया लीग खेलने जाने का मौका मिलता है। लास्ट ईयर बालाघाट को हमको मिला था डायमंड रॉक को इसमें खेलने का मौका, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि इतनी बड़ी लीग को हम इस ग्राउंड पर कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह हनुमान चौक में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक बेकाबू ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक बुजुर्ग महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जहां ट्रक की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक भी मौके से फरार हो गया। तो वहीं स्थानीय जनों की मदद से इस हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुई महिला का नाम थाना बारासुनी ग्राम एकोड़ी निवासी 50 वर्षीय लक्ष्मीबाई पति स्वर्गीय चेतन मिश्राम बताया गया है, जिसकी हालत नाजुक बताई गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम एकोड़ी निवासी लक्ष्मीबाई मेश्राम इतवारी बाजार में मजदूरी का काम करती है, जो रोजाना ही एकोड़ी से मजदूरी के लिए बालाघाट आती रहती है। बताया जा रहा है कि यह बुजुर्ग मजदूर महिला कभी किसी साधन से तो कभी किसी से लिफ्ट मांगकर इतवारी बाजार में मजदूरी करने पहुंच जाती थी। रोजाना की तरह ही गुरुवार को भी लक्ष्मीबाई बालाघाट मजदूरी करने के लिए आई थी, जहां संभवतः किसी व्यक्ति से उसने लिफ्ट मांगी थी। जहां मोटरसाइकिल में सवार होकर वहां इतवारी बाजार के लिए जा रही थी, तभी एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए उस मोटरसाइकिल को पीछे ठोस मार दी, जिससे मोटरसाइकिल में सवार बुजुर्ग महिला जमीन पर गिर गई और वह ट्रक के चपेट में आ गई। तो वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुड़ती देख मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति घबराकर कहीं भाग गया, तो वहीं ट्रक चालक भी मौका देखकर फरार हो गया। उधर मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल उक्त महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां गंभीर अवस्था में महिला का उपचार जारी है, जिसकी हालत भी नाजुक होने की बात कही जा रही है। उधर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने ट्रक को जब्त कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ट्रक नया खरीदा गया है, जिसके नंबर प्लेट भी नहीं है। वहीं टेम्परेरी नंबर भी ट्रक में नहीं लिखा था, जिसके मालिक और उसके ड्राइवर का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, जिसे जब्त कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बारासूनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेत्रा में मवेशी चराने गए खेत में एक कृषक पर बाघ ने हमला कर दिया। 7 दिसंबर को 2:30 बजे करीब इस बाघ ने कृषक पर उस समय हमला किया जब वहां खेत के समीप जंगल किनारे अपने मवेशी चरा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोलेंद्र बिसेन अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं, जिनका खेत जंगल से लगा हुआ है। 7 दिसंबर को 2:30 बजे कृषक डोलेंद्र बिसेन अपने खेत में मवेशी चराने के लिए गया था। खेत से कुछ दूर जंगल किनारे जब डोलेंद्र बिसेन अपने मवेशी चरा रहा था, तभी अचानक जंगल की तरफ से एक शेर निकल कर आया और उस शेर ने भैंस चरा रहे कृषक डोलेंद्र बिसेन पर हमला कर दिया। शेर के हमले में डोलेंद्र बिसेन गिर गए थे। इस दौरान वहां कुछ ही दूर पर गांव के अन्य लोग भी अपने मवेशी चरा रहे थे। शेर दूसरी बार कृषक डोलेंद्र बिसेन पर झपटता। इसके पहले ही डोलेंद्र बिसेन के चिल्लाने पर आसपास मवेशी चरा रहे लोग दौड़े, जिन्हें देखकर शेर वहां से भाग गया। शेर के हमले में डोलेंद्र बिसेन का बायां कान, हाथ और सीने में खरोंच आई है। सूचना मिलते ही परिवार के लोग भी खेत पहुंचे और शेर के हमले में घायल डोलेंद्र बिसेन को घर लाया। उसके बाद 108 एम्बुलेंस से डोलेंद्र बिसेन को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। क्या नाम आपका? डोलेंद्र बिसेन। कहाँ रहते हैं आप? नेत्रा। अच्छा, क्या करते हैं आप? कृषि का। अच्छा, कैसे हुआ हमला? ये कहाँ पर हुआ? वो है जी खेती के किनारे में, खेती में चरा रहे थे हम जानवर। हाँ। तो शेर आया हमारे पीछे ये कर गया। अच्छा, शेर किधर से आया था? वो खेती के किनारे से आया। जंगल है क्या लगा? से आया, इधर से आया। जंगल है वहाँ पे? हाँ, किनारे में खेती है, जंगल भी है, किनारे हमला कर दिया। हाँ। उसके बाद फिर आपने कैसे किए? गिर गए, मैं गिर गया। फिर गाँव वाले 2-3 जन थे चराने वाले, फिर वो दौड़े। क्या नाम आपका? डोलेंद्र बिसेन। एक और जहां मौसम में आए बदलाव के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वन्य प्राणी भी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे और जंगलों से लगे खेतों में उत्पाद मचाते हुए आए दिन किसानों की वे चिंता भी बढ़ा रहे, जो न सिर्फ खेतों तक ही सीमित है बल्कि अब रिहायशी इलाकों में भी वन्य प्राणी अपनी आमद दर्ज करा रहे। ऐसा ही ताजा मामला 7 दिसंबर को कटंगी तहसील के ग्राम तिरोड़ी में देखने को मिला, जहां सुबह जंगल से खेत होते हुए चीतल का एक बच्चा रिहायशी इलाकों में आ गया, जो लोगों को देखकर डर कर इधर उधर भागने लगा, जिसकी ग्रामीण जनों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के उपरांत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और चीतल के उस बच्चे का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। आपको बताया कि कटंगी तहसील के तिरोड़ी में गुरुवार की सुबह एक चीतल का बच्चा जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में आ गया, जिसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन रक्षक अपने टीम के साथ तत्काल ही मौके स्थल पर पहुंचे और साई पब्लिक स्कूल तिरोड़ी के पीछे वाले तालाब के किनारे से फेंसिंग में एक चीतल का बच्चा फंसा हुआ पाया गया, जिसे वन रक्षक ने तत्परता दिखाते हुए सफल रेस्क्यू कर चीतल के बच्चे को वन क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया गया। लगाएगा कहीं और? हाँ, ऐसा जान दो थोड़ा सा क्या इधर हो, आपके ऑफिस के सामने छोड़े।
आप इधर आ जाओ, इधर से ले लो। ये बढ़िया। वारासोनी थाना के अंतर्गत नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञात चोरों की धमक बरकरार है, जो लंबे समय से मंदिर, मकान, दुकान को अपना निशाना बना रहे थे, परंतु अब वह शासकीय कार्यालय को भी अपना निशाना बना रहे। ऐसी कड़ी में 7 दिसंबर की बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा तहसील परिसर स्थित 4 स्थान व हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर असफल चोरी का उन्होंने प्रयास किया। इस दौरान हनुमान मंदिर व चाय दुकान से रुपये की चोरी भी की। बाकी स्थान से अभी किन वस्तु की चोरी हुई है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। आपको बता दें कि बीती रात को फिर एक बार अज्ञात चोरों के द्वारा नगर के 5 स्थानों का ताला तोड़कर चोरी करने का सफल प्रयास किया गया है, जिसमें उक्त चोरों के द्वारा तहसील कार्यालय परिसर स्थित सामुदायिक सभा कक्ष, दस्तावेज लेखक की चावड़ी, सार्वजनिक शौचालय, वारासोनी न्यायालय परिसर स्थित चाय नाश्ते की दुकान और रामपल्ली रोड स्थित हनुमान मंदिर में ताला तोड़ने की वारदात घटित की गई। यहाँ से किसी वस्तु की तो चोरी नहीं की, केवल मंदिर व दुकान से पैसे चोरी किए गए। इस घटना की जानकारी 7 दिसंबर को सुबह उस समय पता चला जब कार्यालय, दुकान, मंदिर खोलने के लिए अधिकारी, कर्मचारी और दुकान में दुकानदार मंदिर में पंडित पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताले टूटे हुए हैं, जिसकी जानकारी तत्काल ही उन्होंने वारासोनी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान दस्तावेज लेखक की चावड़ी का ताला नहीं टूटने पर एल ड्रॉप की कुंडी को आरी से काट कर इस प्रकार से चोरों के द्वारा चोरी का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। वहीं नगर के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। हम लोग कल शाम को 7 बजे अपना काम खत्म कर घर गए, पूरा लॉक कर गए थे। अभी हम आके देखे कि ताला टूटा हुआ है। अंदर अभी कुछ लोग आए नहीं हैं, उनके सामान में क्या चोरी गया ये पता नहीं। बाकी कुछ लोगों का कोई भी सामान चोरी नहीं गया है। हमारे घर सामने में शौचालय बना है, इसका ताला टूटा हुआ है। सामुदायिक भवन में उसका ताला टूटा हुआ है। पीछे एक दुकान है छोटी सी, उसका ताला टूटा हुआ है। और ये 5वीं घटना है। मैं 2007 से यहाँ काम कर रहा हूँ, तब से मेरे सामने 4थी घटना है ऐसी होगी। जैसे तहसील परिसर में आपका कार्यालय है और इस प्रकार से ताले टूटना। तहसील परिसर में कार्यालय है, पीछे पर गार्ड रूम भी है। अभी ट्रेजरी यहाँ से बालाघाट शिफ्ट कर दिया था, मगर चुनाव के चलते हुए 1-4 की गार्ड लगी हुई है। उसके बाद में ताले टूट गए ना हुई है। चाय नाश्ते की दुकान है मेरी। मैं सवेरे आया यहाँ पे दुकान खोलने के लिए, तो देखा मैंने यहाँ का भी चावड़ी का भी ताला टूटा, वो वहाँ का भी ताला टूटा और मेरी भी दुकान का ताला टूटा। और कुछ चिल्लर पैसे थे 100-200 रुपये, वो भी ले गए। और गिलास विलास फूटी, उसका भी नुकसान हुआ। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तहसील परिसर में मेरी दुकान है, मैं गरीब आदमी हूँ। सामने तहसील है, पीछे कोर्ट है, फिर एक कृषि ऑफिस है, आजू बाजू ऑफिस रहने के बावजूद भी ये घटना चल रही है यहाँ पे कचहरी में। 2-3 बार हो गया, ये एक बार नहीं है। जैसे रात्रि में आप कितने बजे जाते हैं यहाँ से? तो अपन 7 बजे दुकान बंद करके घर। तो ऐसे में पुलिस की गश्त होती है क्या इधर? नहीं आते कोई। गाड़ी नहीं आती रात में? नहीं। क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे थोड़ा सुधार होना चाहिए ना जी, थोड़ी देख रेख भी होना चाहिए। गरीब आदमी है। एक बार तो पूरे बर्तन नहीं ले गए थे, तुरंत में ही आफत हो गई थी मेरी। चाचा, आज थाने कैसे आना हुआ था आपका? थाने क्या है, हमारे वार्ड नंबर 2 में सार्वजनिक हनुमान मंदिर है। वहाँ मुझे सुबह पता चला कि वहाँ चोरी हो गई है। वहाँ की पुजारी पांडे जी उन्होंने बताया। तो सुबह एडीपी साहब वगैरह टी साहब वगैरह आए थे। उन्होंने कहा चेकअप वगैरह कराया। उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। कुछ समझ में आया रिपोर्ट दर्ज कराने पुजारी जी से लोग आए थे। ये मंदिर जो रोड किनारे है? रोड किनारे 53 के सामने वाला। जैसे कि इस प्रकार की जो चोरियां हो रही है और तहसील कार्यालय में भी आज ताले टूटे हैं, तो इसको क्या मानते हैं आप? अब वो समझ में क्या आता है, तो कुछ कह नहीं सकते। या तो पुलिस का जो नेतृत्व है रात के समय का, सुबह के समय का, वो मुझे थोड़ा कमज़ोर टाइप का लग रहा है। या फिर हो सकता है कि पुलिस चोरों के हौसले बुलंद है जो इस टाइप की चोरियाँ करते आ रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इस टाइप की घटना नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कि चोरों के हौसले बुलंद है और यहाँ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब इस टाइप का जो है हर आए दिन, महीने 15 दिन में कोई ना कोई वार्ड में या शहर में ऐसी घटनाएं होते रहती है। पुलिस की गश्त वगैरह आपको समझ आती है? कभी कभी नाइट में समझ में आती है, गाड़ी का आवाज़ आता है, हॉर्न बजते हैं रात में, वही 10-11 बजे के आसपास।
फिर बाकी समय तो अब ठंडी का दिन है, सो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या मांग करते हैं आप पुलिस से? हम मांग तो ये करते हैं कि भाई सुरक्षा हो, मंदिर की हो, घरों की हो। सर बीती रात कुछ जगह के ताले तोड़े गए और मंदिर में भी चोरी हुई है, क्या स्थिति है और किस प्रकार से अभी कार्य कर रहे हैं? ये गत रात्रि को हनुमान मंदिर है रामपाड़ी रोड पे, वहाँ पे ताला टूटा हुआ है और दान पेटी भी रखी है बाहर। तो और हनुमान जी मंदिर में मुकुट लगा हुआ, मुकुट तो चोरी नहीं हुआ है। पुजारी घनश्याम पांडे जी ने बताया कि उसमें 300-400 रुपये रहे होंगे, उसका ताला तोड़ के ले गए। उसके बाद तहसील कार्यालय का मीटिंग हॉल है, वहीं पे एक बाथरूम बना हुआ है, पास में एक चाय की गुमटी है और एक और अधिवक्ता लोग बैठते हॉल है, वहाँ के ताले टूटे हैं। वहाँ भी किसी तरह की कोई चोरी नहीं हुई है। जो दुकान में है तो गिलास वगैरह तोड़ दिए हैं और बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं चोरी हुई। इससे ऐसा लगता है चोर की मन जैसा देख के कि वो कोई सट्टा टाइप का, पागल टाइप का व्यक्ति है, क्योंकि आदमी पैसा और सोना चांदी चुराता है। तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा नहीं हुई, चोरी मतलब नज़दीक नहीं हुई चोरी। हनुमान मंदिर का मुकुट नहीं ले गया सर? हाँ, हनुमान मंदिर में हनुमान जी के पास जो मुकुट रखा हुआ था चांदी का, मुकुट चोरी नहीं हुआ और दान पेटी में कुछ पैसा था वो भी छोड़ के चला गया वो। तो सर अभी पता लग पाया है क्या? अभी हम प्रयास कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आसपास के दिख रहे हैं और कुछ एक आध आदमी 2 बार आते जाते हुए दिखा, लेकिन बरसात की वजह से उसका चेहरा क्लियर नहीं आ रहे। हम प्रयास कर रहे हैं अन्य सीसीटीवी और लगे शहर के अंदर। बालाघाट नगर के बस स्टैंड के समीप चर्च के पीछे स्थित एक सूने मकान को चोरों के द्वारा 1 माह के भीतर 2 बार अपना निशाना बनाया गया। पिछले माह चोरों ने इस मकान का ताला तोड़कर 90,000 रुपए की एक LED चोरी कर ली गई, किंतु 5 दिसंबर की रात्रि चोरों ने सुने मकान को खंगाल डाला, किंतु सामान क्या क्या चोरी करके ले गए हैं यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की, किंतु किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंच पाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के चर्च के पीछे दिव्या शांडिमन अपने परिवार के साथ रहती है, किंतु पिछले कुछ माह से दिव्या अपने पति और परिवार के साथ जबलपुर में रह रही है, जो अपने अधिकांश जेवरात अपने पास रखे हुए है, जिनके बालाघाट स्थित मकान में 2 युवक किराए से रहते हैं और मकान उन्हीं की देखरेख में रहता है। 22 नवंबर की रात्रि 2 बजे करीब चोरों ने पहली बार इस सूने मकान को अपना निशाना बनाया और मकान का ताला तोड़कर मकान के अंदर रखी 3D LED चोरी कर ले गए। LED की कीमत करीब 90,000 रुपये बताई गई। दिव्या के पति रॉबिन स्वामी ने इस चोरी की एक लिखित आवेदन कोतवाली में भी दिया था, किंतु अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद चोरों ने 5 दिसंबर की रात्रि जब दोनों युवक अपने कमरे में सोए हुए थे, तभी चोरों ने इस सूने मकान को फिर से अपना निशाना बनाया और मकान का ताला तोड़कर पूरे मकान को खंगाल डाले। घर के अंदर रखी दोनों अलमारी के सामान बाहर निकालकर अस्त व्यस्त कर दिया। जेवरातों से भरा डिब्बा बाहर निकाले जो खाली था। चोरों ने पूरे मकान को खंगालने के बाद क्या क्या चोरी कर ले गए हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दिव्या शांडिमन के आने के बाद ही स्पष्ट होने की संभावना है। नमस्कार, हमारा घर है ये, जहाँ पे अभी 2 बार जो है 1 महीने के अंदर अंदर चोरी हो चुकी है। 22 तारीख को 22 नवंबर को पहली बार चोरी हुई है, जिसमें हमारा LED वगैरह चोरी हुआ है, टीवी। और उसके बाद में अभी 5 तारीख को 5 दिसंबर को फिर एक बार चोरी हुई है, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में है, लेकिन उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या क्या लेके गया। पूरे घर को खोद के चला गया है। क्या क्या लेके गया है उसका कोई अभी अपने पास वर्णन नहीं है। ठीक है, और ये इसी तरह से चलता है। इसके पहले हमारी जो बुआ घर जो बिल्कुल सामने है, उनके यहाँ भी चोरी हो चुकी है और 1.5-2 लाख का सामान गया है। इसी क्षेत्र में 3 बार यदि चोरी हो गई है तो ये एक सीरियस मैटर समझ में आता है। और यहाँ के लोगों को सेफ कैसे समझ में आएगा, कैसे महसूस करेंगे, हमको नहीं समझ में आता। ठीक है, और यहाँ की प्रशासन क्या कर रही है, रिपोर्ट हुई कि नहीं अभी? इसकी रिपोर्ट हमने 22 तारीख को चोरी हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी हम करने के लिए गए हैं। हमारे पास हमने उनका आवेदन दिया है, उसकी रिसीविंग ली है, लेकिन FIR नहीं दर्ज हुई थी। ये कहकर कि चोर को हम ढूंढेंगे और हमारी कार्रवाई करेंगे और आपको इत्तला करेंगे। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग खरे की बैयर की अदालत ने पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए एक आरोपी सुखचैन उर्फ सुखचंद पिता अभिलाल मरावी 33 वर्ष वार्ड नंबर 7 कंपाउंड टोला बैयर निवासी को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 4 सितंबर 2019 को बैयर थाने के आरक्षक नजरू सिंह परते के साथ आरक्षक दीपक राजपूत, आरक्षक तेजराम उइके की उपजेल बैयर से न्यायालय बैयर में मुलजिम पेशी कराने की ड्यूटी लगाई गई थी। सभी आरक्षक उपजेल बैयर में करीब 1:15 बजे विचाराधीन आरोपी मेहतरलाल पिता हगरू पटले, ईश्वर पिता परदेशी निषाद, शाकू राम पिता चैन सिंह और सुखचंद पिता अमीलाल मेरावी को शासकीय वाहन टाटा 407 से न्यायालय लेकर गए थे। आरोपी शाकू राम व सुखचंद मेरावी की माननीय अपर सत्र न्यायालय बैयर में और आरोपी मेहतरलाल और ईश्वर निषाद की जेएफसी न्यायालय बैयर में पेशी कराई। उसके बाद शाम करीब 5:30 बजे आरोपियों को हथकड़ी लगाकर वापसी हेतु न्यायालय परिसर में ही वाहन में बिठा दिया गया था। आरक्षक नजरू सिंह परते तथा तेजराम उइके वाहन के नीचे खड़े रहकर उनकी रखवाली करने लगे थे। आरक्षक दीपक राजपूत न्यायालय में वारंट प्राप्त करने के लिए चला गया था। 10 मिनट बाद हथकड़ी लगे आरोपियों में से सुखचंद मेरावी हथकड़ी निकालकर गाड़ी से कूद गया और हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल कूदकर तन्नूर नदी की ओर भाग गया, जिसकी सभी आरक्षकों ने तलाश की किंतु वह नहीं मिल पाया। आरक्षक नजरू सिंह परते के द्वारा की गई रिपोर्ट पर फरार आरोपी सुखचंद मेरावी के विरुद्ध धारा 224 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस अभिरक्षा से लगातार फरार आरोपी सुखचंद मेरावी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। तलाश और पतासाजी के दौरान 2 साल बाद 21 सितंबर 2022 को आरोपी सुखचंद मेरावी को माधवनगर अंधेरी रोड मुंबई से गिरफ्तार कर दिया गया, जिसे बैयर की विद्वान अदालत में पेश किया गया और विवेचना के उपरांत 13 अक्टूबर 2022 को अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग खरे की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी पर आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने प्रकरण की तथ्य, परिस्थिति और आधार पर तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुखचंद मेरावी को धारा 224 के तहत अपराध में 2 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। नगर में कुछ वर्ष पूर्व से शुरू हुई आवारा श्वानों की परेशानी की समस्या बढ़ती जा रही है। आलम यह तो हो गया है कि शहर के प्रमुख चौराहों व गलियों से राहगीरों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। हाथों में बैग व थैला लेकर चलने वाले राहगीरों को ये आवारा श्वान न सिर्फ दौड़ाकर भयभीत कर रहे हैं, बल्कि अपने जहरीले नुकीले दांतों व पंजों से वार कर जख्मी भी कर रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के माने तो 2007 से अब तक ऐसे आवारा श्वानों ने करीब 30,000 से अधिक लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है, जिन्होंने रेबीज के इंजेक्शन लगाकर अपना उपचार भी करवा चुके हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2012 तक का है। आगामी समय के आंकड़े जारी नहीं किए गए। पिछले आंकड़ों पर गौर किया जाए तो उन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में जिले भर में ऐसे आवारा श्वानों की संख्या करीब 20,000 से अधिक थी। वहीं वर्तमान वर्ष तक इनकी संख्या 50% की बढ़ोतरी हो गई है। इन आवारा श्वानों की लगातार संख्या बढ़ने के कारण अब यहाँ श्वान मुख्य मार्गों व चौराहों में बड़ी संख्या में दिखाई देने लगे हैं, जो राह चलते आमजन पर अचानक से हमला कर या फिर दौड़ाकर भय का माहौल निर्मित कर रहे हैं। आवारा श्वानों को लेकर नगर में किए गए मुआयने में आवारा श्वानों की सर्वाधिक संख्या व समस्या शहर के कालीपुतली बस स्टैंड, बैयर रोड, मेन रोड, वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी, रामगिली, वार्ड नंबर 6 देवी तालाब के समीप व गोंदिया रोड में दिखाई दी। इन स्थानों में 24 घंटे इन श्वानों की गर्दी लगी रहती है, जो इन मार्गों व चौराहों से गुजरने वाले चालक व राहगीरों के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आए दिन आवारा श्वानों के अचानक से भौंककर आपस में लड़ाई कर दुर्घटना कारित किए जाने के मामले भी आए दिन सामने आ रहे हैं। बात अगर आवारा श्वानों की करें तो केवल बालाघाट नगर ही नहीं, बस संपूर्ण जिले में आवारा श्वानों की संख्या पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी बढ़ गई है। वर्तमान आंकड़े भी पशु चिकित्सा विभाग या प्रशासन के पास नहीं है। बात अगर सर्वे की करें तो 2012 में पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा संपूर्ण जिले में आवारा श्वानों का सर्वे किया था। उस समय बालाघाट नगर में आवारा श्वानों की संख्या 3,244 थी। वहीं जिले में आवारा श्वानों की संख्या 20,712 थी। पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा 2012 में किए गए सर्वे के बाद से आज तक आवारा श्वानों को लेकर जिले में कोई सर्वे नहीं किया गया। वहीं 11 वर्षों से ना तो आवारा श्वानों को चिन्हित कर उनकी नसबंदी की गई और ना ही जिला स्तर पर उनके आंकड़े जुटाए गए। मतलब साफ है कि वर्ष 2012 में जिले में आवारा श्वानों की संख्या 20,000 से अधिक थी, तो 11 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या दुगनी हो गई होगी, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वह जिम्मेदार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्मम हत्या के विषय को लेकर जिला राजपूत क्षेत्रीय सभा के द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया और यह मांग की गई कि हत्या की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा जांच समिति के द्वारा कराने की उन्होंने मांग की।
आपको बता दें कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्मम हत्या के बाद राजपूत समाज देश भर में अपना आक्रोश प्रकट कर रहा है। गुरुवार को जिला राजपूत क्षत्रिय सभा के द्वारा कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में जांच राष्ट्रीय सुरक्षा जांच समिति से किए जाने की मांग की। आज बालाघाट राजपूत क्षत्रिय सभा द्वारा हमारे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह मीणा जी की सुखदेव सिंह जी की जो हत्या हुई, साजिश के तहत हत्या हुई है, इसलिए इसकी एनआईए के माध्यम से जांच हो, दोषियों को जिन्होंने हत्या करवाई और हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी मांग राजपूत क्षत्रिय समाज की ओर से आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नाम से यहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग वहाँ तक जाए और इसमें न्याय मिले, चूँकि ये देश और समाज दोनों के लिए ही एक बड़ी घटना है और जिससे हम सभी आहत हैं और इस पे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसी मांग को लेकर हम